नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? मतलब वो क्या चीज है जो पानी की एक बूंद से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक हर किसी को बिखरने से रोके हुए है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे और बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, एक ऐसा टॉपिक जो बीटीएससी जेईई परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से कि एटम्स आखिर बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। फिर हम समझेंगे 2 मेन तरह के बॉन्ड्स, आयोनिक और कोवैलेंट। इसके बाद हम पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और आखिर में हाइब्रिडाइजेशन की दुनिया में चलेंगे जो हमें मॉलिक्यूल्स के 3D शेप के बारे में बताएगी। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, सिर्फ अकेले अकेले घूमते हुए एटम्स का एक सूप क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी ताकत है जो इन्हें एक साथ लाती है और हमारे आसपास की हर चीज को बनाती है? इसका जवाब है केमिकल बॉन्ड। इसको ना यूनिवर्स का सबसे मजबूत गोंद समझ सकते हैं हम। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो एटम्स को एक साथ जोड़कर रखती है और पानी की बूंद से लेकर तारों तक हर चीज को बनाने का काम करती है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन पर चलते हैं, स्थिरता की खोज। समझते हैं कि आखिर एटम्स को बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन है। एक तरफ है सोडियम, जिसके बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से ये बहुत बेचैन, बहुत रिएक्टिव है। और दूसरी तरफ है नियॉन, एक नोबल गैस, जिसका बाहरी शेल 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ है, जो उसे एकदम स्टेबल और शांत बनाता है। असल में हर एटम का बस एक ही सपना है, नियॉन जैसा स्टेबल और संतुष्ट बनना। और यही इच्छा हमें ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम तक ले आती है। ये नियम सिंपली ये कहता है कि एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। ये केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, समझ लीजिए। ठीक है, तो एटम्स को स्टेबल होना है, पर कैसे? पहला तरीका है देने की कला, यानी आयनिक बॉन्डिंग। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बना सकता है। आयोनिक बॉन्ड ज्यादातर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है। यहां पर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और नॉन मेटल लेने वाला, एकदम सीधा साधा लेन देन। सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण इसका सबसे क्लासिक केस है। देखिए, सोडियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, और क्लोरीन को अपना घर पूरा करने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब इस लेन देन से सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्लोरीन नेगेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचते हैं और बन जाता है एक मजबूत आयनिक बॉन्ड। और इसी मजबूत बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। वे पत्थर की तरह कठोर तो होते हैं, पर चोट लगने पर टूटकर बिखर जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं। और हाँ, जब इन्हें पानी में घोला जाता है या पिघलाया जाता है तो ये आयन बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता? यहीं पर आती है साझेदारी की कला, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां बात देने या लेने की नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की है, यानी शेयरिंग की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 2 हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखकर शेयर कर लेते हैं। इस साझेदारी से दोनों ही एटम्स को यह महसूस होता है कि उनका बाहरी शेल भर गया है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन क्या यह साझेदारी हमेशा बराबर की होती है? बिल्कुल नहीं। और यही हमें हमारे चौथे सेक्शन तक लाता है, अनइक्वल शेयरिंग, जिसे हम केमिस्ट्री में पोलैरिटी या ध्रुवीयता कहते हैं। इस अनइक्वल शेयरिंग को समझने की चाबी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे इलेक्ट्रॉनों के लिए एक रस्साकशी का खेल समझिए। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की रस्सी को अपने तरफ ज्यादा जोर से खींचता है। तो होता क्या है, जब 2 अलग अलग एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो जो ज्यादा ताकतवर, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेता है। इसका नतीजा, उस एटम पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर लाता है। देखिए, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, बॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रम की तरह है। तो ये कहना ज्यादा सही है कि किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और अब हम अपने
आखिरी और शायद सबसे मजेदार सेक्शन पर पहुंच गए हैं, मॉलिक्यूल्स का शेप, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन के जरिए समझेंगे। ये बताता है कि ये बॉन्ड्स असल में 3D स्पेस में दिखते कैसे हैं। यहाँ एक दिलचस्प पहेली है। हम जानते हैं कि कार्बन के पास अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, S और P, जिनकी एनर्जी और शेप भी अलग अलग होते हैं। तो फिर मीथेन यानी CH4 में कार्बन के चारों हाइड्रोजन के साथ बने बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये तो पहली नजर में मुमकिन नहीं लगता है ना? इस पहेली का जवाब है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा सोचिए कि बॉन्ड बनाने से ठीक पहले एक एटम अपने अलग अलग ऑर्बिटल्स को रंगों की तरह आपस में मिला देता है, ताकि वो एक जैसी एनर्जी और शेप वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सके। तो कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, इसी से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तय होती है। जब एक S और 3 P ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप होता है टेट्राहीड्रल, जैसा मीथेन में होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन से एकदम सीधी रेखा जैसा लीनियर शेप। और हाँ, हर हाइब्रिडाइजेशन का एक खास बॉन्ड एंगल भी होता है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। किसी मॉलिक्यूल का 3D शेप सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं है, ये उसकी पूरी पहचान है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर कि ये शेप उसके गुणों को और उसके केमिकल रिएक्शन करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता होगा।